Hello, good morning everyone. Today we are going to do third part of class 8 physics part science. This chapter comes under the physics part. Our universe. The moons of planets. यहाँ हम लोगों को देखना है कि planets के जो मून होते हैं तो मून जो है वो क्या है, एक सैटेलाइट है। किसी भी प्लैनेट का जो मून होता है वो सैटेलाइट होता है। तो सैटेलाइट किसको कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि कोई भी हेवनली बॉडी के अराउंड मूव करता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। तो हमारा अर्थ हुआ या दूसरा प्लैनेट जो है वो क्या है, हेवनली बॉडीज़ है। तो उसके अराउंड क्या करता है मून, वो घूमता है, इसलिए मून को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। सभी प्लैनेट्स सिर्फ मरकरी और वेनस को छोड़ करके उन लोगों के पास सैटेलाइट्स है। नेचुरल सैटेलाइट्स कहिए या मून कहिए। अभी तक जो हम लोग जानते हैं लगभग 150 मून है। पूरे यूनिवर्स में लगभग 150 मून है और उसमें से कुछ जो है इतना छोटा है कि वो तभी हमारे साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर पाए उसके बारे में जब उसके नज़दीक से स्पेस क्राफ्ट गुजरा है। तब तो दूर से देख ही नहीं पाते, इतना छोटा है कि वो दिख ही नहीं रहा था। और कुछ कुछ मून जो है इतने लार्ज हैं जैसे कि वो प्लैनेट्स हों। जुपिटर का मून जिसको हम लोग गैनीमेड कहते हैं वो इज़ द लार्जेस्ट है, सभी मून्स में से लार्जेस्ट है। ये यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि ये लार्जर देन द प्लैनेट मरकरी से भी बड़ा है। ऑफ ऑल द मून्स वी नो द मोस्ट अबाउट द अर्थ्स मून। जितने भी मून्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं सबसे ज़्यादा हम लोग अर्थ के मून के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अर्थ के मून के बारे में। अर्थ का जो मून है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में। यानी रात में अगर आप आसमान में सबसे चमकता हुआ कोई चीज़ देख सकते हैं तो वो क्या है, मून है। इसके बारे में बताया गया है कि ये जो है लगभग 1/4 ऑफ द अर्थ साइज, अर्थ के साइज का लगभग 1/4 है। तो ये चमकता कैसे है? ये चमकता है सन के लाइट से, यानी कि सन, सूरज का रोशनी जब उस पर गिरता है वही रिफ्लेक्ट होता है, वापस आता है ना, वही उसको चमकाता है। अगर हम लोग उस चांद को देखेंगे एक टेलीस्कोप की मदद से या फिर पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स की मदद से, हम लोग ये देखेंगे कि उस पे चांद के सरफेस पे कुछ दाग टाइप का है, क्रेटर्स टाइप का है। नंबर ऑफ क्रेटर्स हम लोग देखते हैं। ये क्रेटर्स क्या कह सकते हैं हम लोग, डिप्रेशन है, गड्ढा है। तो कैसे हुआ ये? ऐसा बताया जा रहा है कि ये लार्ज डिप्रेशन जो हुआ है वो ह्यूज रॉक्स के कारण हुआ है जो कि स्पेस की तरफ से आया है और चांद पर टकराया है, चांद से टकराया है, चांद को हिट किया है। चांद के ऊपर ना ही पानी है ना ही एटमॉस्फेयर है, और जब पानी और एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पर लाइफ भी नहीं है। हमारे चांद को लगभग 27 दिन 8 घंटा लगता है एक रेवोल्यूशन करने में अर्थ के राउंड, यानी अर्थ के राउंड घूमने में चांद को, जो अर्थ का चांद है उसको 27 दिन 8 घंटा लगता है। और इन दिस टाइम इट ऑल्सो कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और अपने एक्सिस पे भी इस समय में ये क्या करता है, एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। जैसे हम लोग अर्थ के बारे में पढ़े हैं ना कि अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड मूव करता है, रेवोल्यूशन करता है, और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, रोटेशन करता है। उसी तरह से यहाँ मून के बारे में हम लोग समझेंगे कि मून जो है अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन करता है और अपने एक्सिस पे रोटेशन भी करता है। हम लोग अलग अलग शेप देखते हैं मून का जब वो ट्रैवल करता है अर्थ के अराउंड। अच्छा, मून के बारे में हम लोग ये जान गए यहाँ पर कि एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसीलिए क्या होता है ना कि मून का पे जो दिन का समय होता है
बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हॉट, और रात के समय बहुत ज़्यादा कोल्ड, है ना। और क्या होता है, ये मून जो है इकलौता हेवनली बॉडी है जहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग क्या किया है, लैंड किया है, क्योंकि हमारे मून पर ही मनुष्य जो है अपना कदम रखे हैं। तो शायद आप लोग जानते होंगे कि मून पे लैंड करने वाला सबसे पहला जो इंसान है वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उन्होंने 20 जुलाई 1969 में मून पे लैंड किया था। यहाँ पे नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं फेजेस ऑफ द मून के बारे में। यहाँ पे दिया है डायग्राम में, हम लोग को समझाया जा रहा है कि किस तरह से मून जो है अपना शेप, मून क्या हम लोगों को दिखता है, शेप उसका बदलता है, मून नहीं चेंज करता है। वो जब अर्थ के अराउंड जाता है, अलग अलग तरफ घूमता है, तो हम लोगों को जितना पार्ट दिखता है हम लोग उतना ही देख पाते हैं, उसी तरह से वही शेप हम लोग को दिखता है, और हम लोग उसको अलग अलग नाम दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सनलाइट लाइट्स अप द हाफ ऑफ द मून। सनलाइट, सूरज की रोशनी क्या करता है, आधे मून को लाइटेड अप कर देता है। और जैसे मून मूव करता है, जैसे ये मून मूव करता है अर्थ के अराउंड, तो हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून को देखते हैं जो कि सन के लाइट से रोशन किया हुआ होता है। वही शेप्स, वही पार्ट जो हम लोग को दिख रहा है, उसी को हम लोग फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। जब एंटायर साइड ऑफ द मून जो होता है सूरज की रोशनी से लाइटेड अप होता है, तो हम लोग को पूरा चांद दिखता है, और हम लोग कहते हैं कि फुल मून। क्या कहते हैं उसको, फुल मून, या हम लोग उसको पूर्णिमा कहते हैं। और जब साइड ऑफ द मून फेसिंग अस गेट्स नो लाइट, वी डू नॉट सी द मून। मतलब कि आधा को ना लीड करता है, पहले लाइन में हम लोग देखे थे ना, तो आधा इस तरफ, आधा को जब दिख रहा तो हम लोग देख रहे हैं तो वो फुल मून है। आधा, जब आधा जिसमें लाइट सन का गिर रहा है वो दूसरी तरफ है, हम लोगों की तरफ नहीं, हम लोगों की तरफ ऐसा पार्ट है जिसपे कि सनलाइट गिर ही नहीं रहा है, तो उस समय हम लोग को मून नहीं दिखता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून और अमावस्या कहते हैं। आफ्टर द न्यू मून के बाद धीरे धीरे जो होता है मून दिखना हम लोगों को शुरू हो जाता है। यानी कि वो जो घूमता है ना, वो जो हम लोग का मून घूमता है धीरे धीरे, ये देखिए न्यू मून, ये जो न्यू मून है, इसके बाद मून जो थोड़ा सा बढ़ेगा आगे की तरफ तो क्या होगा, इसका कुछ पार्ट सन के लाइट का इस पर गिर रहा, तो कुछ पार्ट हम लोगों को दिख रहा। ये जो कुछ पार्ट दिख रहा है वही जो हम लोग उसको क्रेसेंट, देखिए थोड़ा सा था कटा हुआ, बाकी पूरे में नहीं हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि बाकी पे लाइट नहीं गिर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेसेंट मून कहते हैं। ये उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जैसे जैसे दिन बार होता है, जैसे जैसे दिन बीतता चला जाता है, ये मून जो धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा है ना, तो क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट के बाद उसका आधा पार्ट तक, आधा पार्ट पे, हाफ पार्ट पे, आधा हाफ तो उस तरफ है, अब इधर वाला आधा हाफ पे जो पूरा सूरज का रोशनी पड़ रहा है, और वो जो है पूरा आधा अब हम लोगों को दिखने लगा है, तो वो क्या हो गया, हाफ मून हो गया। फिर उसी तरह से जब ये मून आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, इस पार्ट आएगा, तो क्या हो गया, आधा से बेसी हम लोग को दिखने लगेगा, और आगे जब बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे पूरे मून पे लाइट गिर रहा है, वो हम लोग को पूरा दिख रहा है, वो फुल मून हो गया। फिर उसी तरह से जब यहाँ से ये फुल मून इस तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा पार्ट पे रोशनी नहीं जाएगा, यानी कि 3 पार्ट लगभग दिखेगा, फिर लगभग आधा पार्ट हम लोगों को दिखेगा, फिर हम लोगों को 1 पार्ट लगभग दिखेगा, उसके बाद फिर दिखेगा ही नहीं। यही साइकिल चलता रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। तो आप लोग ये बात समझ लीजिए कि न्यू मून के दिन, न्यू मून डे हम कह सकते हैं उसको, न्यू मून डे, इस दिन क्या होता है, मून हम लोग को नहीं दिखता है, और यहाँ से विजिबल एरिया जो है, विजिबल एरिया
ऑफ द सनलाइट पोर्शन इंक्रीज करता है, बढ़ता है, और हम लोग कहते हैं कि मून बढ़ रहा है, हम लोग कहते हैं मून इज ग्रोइंग और वैक्सिंग। हम लोग क्या कहते हैं? मून इज ग्रोइंग और वैक्सिंग। उसी तरह से जब यहाँ पे आ गया है फुल मून, तो यहाँ पे क्या होता है? घटना शुरू होता है। हम लोग को जो पार्ट दिख रहा है ना, उसका घटना शुरू होता है। इस फेज में हम लोग कहते हैं कि वैनिंग हो रहा है। क्या कहते हैं इसको? वैनिंग, WANING, वैनिंग। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या कहते हैं? वैक्सिंग, WAXING, वैक्सिंग। ये कंप्लीट सबको हम लोग क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि द होल साइकिल ऑफ वन न्यू मून टू द नेक्स्ट टेक्स 29.5 डेज, लगभग 29.5 डेज लेता है। तो इसलिए क्या होता है? न्यू मून से फुल मून के बीच का समय जो है लगभग 15 दिन का समय रहता है। लगभग 15 दिन का समय रहता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में। एक ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहते हैं? एक ड्वार्फ प्लैनेट स्मॉल राउंड बॉडी होता है जो कि सन के अराउंड मूव करता है। उसके बनने के समय में ड्वार्फ प्लैनेट जो क्या किया था? अपने अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा था, सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाया था, है ना। सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एड ए प्लैनेट। उसको प्लैनेट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। प्लूटो को पहले रखा गया था प्लैनेट के कैटेगरी में, लेकिन जब हमारे साइंटिस्ट लोग बाद में पाए कि नहीं, प्लूटो के अराउंड जो है कुछ पार्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको कि अट्रैक्ट नहीं कर पाया है प्लूटो अपनी ओर, यानी कुछ अराउंड उसके मूव कर रहा है, तो उसको फिर क्या किया गया? पुट कर दिया गया इन द कैटेगरी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स क्या है? एस्ट्रॉइड्स जो होगा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रॉकी बॉडीज है जो लगभग 1000 किलोमीटर या उससे लेस डायमीटर का होता है, और वो मूव करता है कहाँ पे? सन के अराउंड। और ऐसा पाए गए हैं, ऐसा पाया गया है, हमारे साइंटिस्ट लोग ऐसा पाए हैं कि इन द बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि मार्स और जुपिटर जो है उसके बीच में मिलियंस ऑफ स्मॉल इरेगुलर रॉकी बॉडीज मूव कर रहा है। ऐसी रॉकी बॉडीज को जो है एस्ट्रॉइड्स कहा गया है, और इस बेल्ट को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा गया है। एस्ट्रॉइड्स को हम लोग माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों लोग का सोच है, वो सोचते हैं कि एस्ट्रॉइड्स जो है वो ऐसे पीस ऑफ मटेरियल हैं जो कि एक साथ आने में फेल हो गए, असमर्थ हो गए। अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो वो भी एक प्लैनेट बन जाते हैं, और वो भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट हो जाते हैं। लेकिन चूँकि वो जो मिलियंस ऑफ स्मॉल इरेगुलर रॉकी बॉडीज़ है एक साथ नहीं आ पाया, वो जो है प्लैनेट नहीं बना पाया, उसको एक अलग नाम दे दिया गया है एस्ट्रॉइड्स का। और इसके बारे में तो मैं पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों को। इसका लेंथ जो है लगभग 1000 किलोमीटर या उससे लेस होता है डायमीटर में। कुछ कुछ एस्ट्रॉइड्स का मून्स भी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम, यहाँ पे एस्ट्रॉइड का एक दिखाया गया है डायग्राम। एस्ट्रॉइड्स का है मून्स टू द एस्ट्रॉइड ईडा एंड इट्स मून। यहाँ पे दिखाया गया ईडा और उसका मून दिखाया गया है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया आप लोगों को बताना ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में, कि सेरेस और एरिस जो है ये 2 अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं प्लूटो के अलावा। तो अगर तीन पूछा जाए तो ये तीनों का नाम लिखेंगे, 2 पूछा जाए तो ये दोनों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेटूराइड्स के बारे में। तो बताया जा रहा है कि एस्ट्रॉइड्स वर नॉट ओनली द पीसेस ऑफ रॉक लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। हम लोगों ने क्या पढ़ा एस्ट्रॉइड्स के बारे में, कि जो नहीं टुगेदर हो पाया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिर्फ एस्ट्रॉइड्स ही नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि एक साथ जुट नहीं पाया, और दूसरे जो पार्टिकल्स हैं जो नहीं जुट पाया उसको हम लोग मेटूरॉइड्स कहते हैं। वो भी अभी भी ऑर्बिट कर रहा है, सन के अराउंड मूव कर रहा है, और जब वो बहुत क्लोज आ जाता है किसी प्लैनेट के, जैसे कि अर्थ के,
तो ग्रेविटेशन क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए वो अर्थ के नज़दीक आ जाएगा तो क्या करेगा, अर्थ उसको अपनी ओर खींचने का कोशिश करेगा, और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हीटेड अप हो जाएगा। किसके कारण, उसके और हवा के घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण, और फिर वो जलना स्टार्ट कर देगा। और जब बर्निंग करने लगेगा तो वो मेटेरॉइड्स जो है ज़मीन की तरफ तो गिर ही रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि लाइट की तरह, जैसे कि यहाँ डायग्राम आपने यहाँ पर दिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइट की तरह हम लोग को लगेगा कि कुछ गिर रहा है, और वही लाइट की तरह जो बर्निंग किया हुआ लगेगा हम लोग को गिरता हुआ, तो वो स्ट्रिक ऑफ लाइट जो कॉज्ड होता है मेटेरॉइड को हम लोग मीटियोर कहते हैं या फिर शूटिंग स्टार कहते हैं, कुछ लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं, फॉलिंग स्टार्स। Fortunately, the material of most meteorites burn up completely before it can reach the surface of the earth. क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले ये सब जल जाते हैं। However, some large ones fail to burn up completely and strike the earth surface. लेकिन जो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो पूरा कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं, है ना, एंड स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे आके टकरा जाता है। Meteors that fall on a planet on a moon are called meteorites. तो जो भी meteorites किसी प्लैनेट पे या मून पे गिरता है उसको हम लोग meteorites कहते हैं। लार्ज meteorite क्रिएट करता है लार्ज क्रेटर एंड कॉज लॉट ऑफ डैमेज, यानी कि जो बड़ा meteorite होगा वो ज़्यादा बड़ा क्रेटर बनाएगा और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। हमारे साइंटिस्ट लोगों का ऐसा सोच है, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि ये डायनासोरस जो हमारे अर्थ से विलुप्त हो गया है, अब नहीं पाया जाता है, जरूर इसको ये मेटेओराइट आकर के हिट किया होगा। मेटेओराइट हिट्स के बारे में बताया गया कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वैसे प्लैनेट्स पे, वैसे मून्स पे जिसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है या लिटिल एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वो जो आ रहा है उसको बर्न नहीं कर पा रहा है। अगर वही एटमॉस्फेयर रहेगा तो फ्रिक्शन के कारण वो बर्न हो जाएगा। द क्रेटर्स ऑन आवर मून हैव रिजल्टेड फ्रॉम मीटेओराइट हिट्स। तो हमारे मून पे जो क्रेटर्स हम लोग देखते हैं ये बताया जा रहा है ये मीटेओराइट्स हिट के कारण ही हुआ है। वो आकर जो टकराया है मीटेओराइट उसी के कारण क्रेटर्स बन गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉमेट्स के बारे में। एक कॉमेट क्या है? कॉमेट एक स्मॉल बॉडी ऑफ आइस है, डस्ट है, जो कि सन के अराउंड मूव करता है एलोंगेटेड ऑर्बिट में। जैसे कॉमेट नज़दीक पहुंचता है सन के, वो हीट अप हो जाता है और अपने पीछे एक स्ट्रीम ऑफ हॉट ग्लोइंग गैस डस्ट पार्टिकल छोड़ देता है। और वही जो पीछे में हम लोग जो देखते हैं स्ट्रीम ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस, उसी को हम लोग पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं। कॉमेट्स बहुत साल लेता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड। जैसे कि हेलेस कॉमेट के बारे में बताया गया है कि लगभग 76 ईयर्स लेता है वो सन के अराउंड एक बार घूमने में। कुछ कॉमेट्स जो है हमारे बाहर से, सोलर सिस्टम के बाहर से भी आते हैं, एंड आफ्टर गोइंग अराउंड द सन दे गो बैक। जब सन के अराउंड घूम जाता है उसके बाद फिर वो वापस चला जाता है और वो कभी भी दोबारा रिटर्न नहीं आता है। ये तो आप लोगों ने देखा नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया सैटेलाइट होता है जिसको भेजा जाता है, अर्थ से भेजा गया है। पहला सैटेलाइट जो इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो भेजा गया था वो एप्पल नाम है, APPLE, एप्पल। एप्पल का फुल फॉर्म होता है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। और बहुत सारे इंडियन सैटेलाइट्स जो है हमारे साइंटिस्ट लोगों के द्वारा भेजा गया है। हम लोगों का जो इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका इंचार्ज है। और पहला इंडियन मेड यानी कि फर्स्ट सैटेलाइट मेड इन इंडिया वो आर्यभट्ट है। इसको लॉन्च किया गया था 1975 में
सोवियत रॉकेट में। अक्टूबर 22, 2008 में इंडिया लॉन्च किया चंद्रयान-1 श्रीहरिकोटा से। और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है लॉन्च किए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आप लोग उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नेट से सर्च करके पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर को यही एंड करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।